So well, in this video we are going to study about very interesting article. This is 10.2.2 10.2.2 of NCERT. So the name of the article is variation of pressure with depth. तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि प्रेशर जो है वो फ्लूइड में डेप्थ के साथ कैसे बदलता है और हम उसको मापते कैसे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगेगा और आपको जब तक हम इस वीडियो को एंड तक ले जाएंगे आपको लगेगा कि ये जो आर्टिकल है वो बहुत सिंपल है। दिस इज़ वेरी सिंपल। हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि आप एक कंटेनर ले लीजिए, उसके बीच में फ्लूइड है और वो रेस्ट स्टेट में है। यू कंसिडर ए कंटेनर एज शोन इन फिगर नंबर 10.3। दिस इज़ फिगर नंबर 10.3 ऑफ एनसीईआरटी। सो इस कंटेनर में फ्लूइड है जो रेस्ट की स्टेज में है। एंड जो ये इसमें आप देखिए इसके बीच में एक सिलेंडर है, एक सिलेंड्रिकल शेप की एक बॉडी आप यहाँ देख रहे हो और इस सिलेंड्रिकल शेप में दो फेसेस हैं, अपर और लोअर फेस। अपर फेस को 1 मार्क किया हुआ है और जो लोअर फेस है उसको 2 मार्क किया हुआ है। अपर और लोअर फेस के बीच की का जो डिस्टेंस है वो h है। सो हम ये कह सकते हैं कि h बी द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर और a इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको हम साथ साथ में लिखते चले जाते हैं। इसमें देखिए दिस पार्ट रिप्रेजेंट द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो पार्ट है दिस शोज दैट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर और ये जो पार्ट है वो अपर पार्ट है। ये ए इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो यूनिफॉर्म है तो जो लोअर पार्ट का होगा वही अपर पार्ट का होगा। अगली बात यहाँ से जो जानने वाली ये है कि अपर पोर्शन पर जो प्रेशर डलेगा फ्लूइड का वो होगा P1 और लोअर पोर्शन से प्रेशर डलेगा P2। यदि हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल फार्मूला हमारा प्रेशर का होता है वो होता है प्रेशर इज़ द फोर्स अपॉन एरिया। बेसिकली द प्रेशर इज़ फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हुआ, फोर्स हुआ प्रेशर इनटू एरिया, राइट। सो यदि हम फोर्स के टर्म में यहाँ लिखें कि यहाँ फोर्स कितना लगेगा तो आप अब सिंपली समझ जाएंगे कि अपर एंड के ऊपर जो फोर्स लगेगा, यहाँ से देखिए आप F1 यदि आपने निकालना हो तो P1 इंटू ए हो जाएगा और F2 यदि आपने निकालना हो तो P2 इंटू ए हो जाएगा। ए सेम इसलिए रहेगा क्योंकि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो यूनिफॉर्म है। सो हम यहाँ लिख देंगे, ये वाला पार्ट आ जाएगा F1 जो P1 इंटू ए होगा और जो F2 है यहाँ से जो नीचे से अपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसको आप लिख सकते हैं F2 दैट इज़ P2 इंटू ए। पर आप यहाँ से देख रहे हो कि ये एरो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फोर्स इज ऑल्सो एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ से देखिए फ्लूइड जो है वो फोर्स इस डायरेक्शन में भी लगा रहा है क्योंकि पास्कल लॉ में आपने पढ़ा है कि जब आप किसी बॉडी को फ्लूइड में डिप करते हो तो उसके सभी साइड के ऊपर प्रेशर नॉर्मल टू द सरफेस और इक्वल लगता है, वो इक्वल फोर्स लगता है साइड से और जिससे वो बॉडी जो है वो अपनी शेप तक चेंज नहीं करती है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स जो है वो ना केवल अप और डाउनवर्ड डायरेक्शन से लगेगा बट लोअर साइड में भी लगेगा। सो इस पार्ट को हम कह देते हैं कि फ्रॉम हेयर द फोर्स इज F3 अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस फोर्स F4 इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस और P1A is along downward direction and F2 that is P2A in the upward direction। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कितना आसान आर्टिकल है। इसका जो थियरी पार्ट है उसको आप लिख सकते हैं एज द, अब हम इसको थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज करते हैं। हमें ये पार्ट लिखना ज़रूरी है कि एज द फ्लूइड इज एट रेस्ट, हम ऐसा लिख देते हैं लेट, आपको आंसर कैसे देना है पेपर में ऐसे लिख देते हैं लेट अस कंसिडर, आप कंसिडर कर रहे हैं इस सिलेंडर ऑफ मास m जिसका मास m है, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया a and height h is in the
fluid of density rho, ठीक है. Let h be the height of the cylinder, right? ये हाइट है सिलेंडर की. नाउ एज द सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम, ये लिखना पड़ेगा. जो आपका सिलेंडर है अब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है. सो इसे हम लिख देंगे बाय इक्विलिब्रियम की हम कंडीशन लगा देंगे कि जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग बाय एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0. अब आप फिगर नंबर नीचे वाले आप एक मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम अरेंज किया हुआ है. आप जरा इस डायग्राम को गौर से देखें. आप देखें कि जो F3 फोर्स है वो एक्ट कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर. इधर F4 जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस को कैसे लिखा जाएगा? इसको हम इक्वेशन 1 मार्क करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करते हैं. तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है. आपके पास फोर्स है F3 एंड प्लस जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर फोर्स है वो है माइनस F4. इट इज़ इक्वल टू 0. तो यहाँ हो जाएगा F3 इज़ इक्वल टू F4 बिकॉज यहाँ लिख देंगे हम बिकॉज फ्लूइड इज़ एट रेस्ट. फ्लूइड इज़ एट रेस्ट. यदि फ्लूइड रेस्ट में है वो तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए. अब हम चलते हैं बाय एक्सिस की ओर. तो इस एक्सिस में हम लिख देते हैं दिस एक्सिस रिप्रेजेंट F3 and this axis represent the force F4. So as the fluid is at rest, so F3 and F4 must balance each other, right? तो क्योंकि पहले कंडीशन में ऊपर आप देख लीजिए शुरू में हमने माना है कि फ्लूइड जो है रेस्ट में है. अब आप आगे चलिए, यहाँ डायग्राम को फिर गौर से देखिए. जो इस पार्ट को आप गौर से देखिए, अपर पार्ट को, ये देखिए यहाँ जो फोर्स है वो डाउनवार्ड डायरेक्शन में है. तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये जो फोर्स है F1, राइट, F1 इज़ इन डाउनवार्ड डायरेक्शन. और इस पार्ट पर ज़रा ध्यान दीजिए, ये वेट ऑफ द सिलेंडर इज़ ऑल्सो इन डाउनवार्ड डायरेक्शन. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो mg है वो भी डाउनवार्ड डायरेक्शन में है. सो F1 इज इक्वल टू P1A. सो दे आर अलोंग नेगेटिव बाई एक्सिस. तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो नेगेटिव बाई एक्सिस में ऐसे आ जाएंगे P1A एंड प्लस mg, राइट. दे आर गोइंग टुवर्ड द नेगेटिव बाई एक्सिस. और आप इधर ध्यान दीजिए, F2 दैट इज P2A इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ये ऊपर की ओर है. तो इसको हम डायग्राम में यहाँ मार्क करते हैं. F2 दैट इज इक्वल टू P2A इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो आप लगा दीजिए, आप सिंपली अलोंग बाई एक्सिस. बाई एक्सिस में आप क्या देख रहे हैं? सम ऑफ ऑल फोर्सेस. यदि ये इक्विलिब्रियम में है देन सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग बाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0. तो आप यहाँ लिखेंगे कि जो F2 है वो पॉजिटिव बाई एक्सिस की ओर है और ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस P1A एंड माइनस mg, बोथ पॉइंट्स ऑन द नेगेटिव बाई एक्सिस, इट इज़ इक्वल टू 0. आप इस ब्रैकेट को खोल दीजिए. F2 माइनस P1A माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू 0. सो F2 इज इक्वल टू P2A. आप यहाँ लिख दें F2 इज इक्वल टू P2A. यदि इसको प्रेशर और क्रॉस सेक्शन एरिया के टर्म में लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा. नाउ आई कैन राइट नाउ P2A माइनस P1A माइनस mg इज इक्वल टू 0. देखिए कि चीज़ें कितनी साधारण हैं. आप यहाँ से एरिया को कॉमन ले सकते हैं. दिस इज P2 माइनस P1 इंटू A इज इक्वल टू mg.
So you can mark this is equation number 3 and this as equation number 4. So अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये प्रेशर डिफरेंस को बता रही है, पर आपका जो फ्लूइड है वो उसकी डेंसिटी कितनी है उसकी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपका जो सिलेंडर है कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा, उसके डायमेंशंस की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 4 को फाइनल रिजल्ट नहीं मान सकते। हमें इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पैरामीटर हैं दे मस्ट बी द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इसके लिए हम अगले पेज में चलते हैं। ये देखिए, फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, अब इक्वेशन नंबर 4 की हम हेल्प लेते हैं जो कि है दिस इज P2 माइनस P1 इंटू ए इज इक्वल टू mg। ये इक्वेशन नंबर 4 है पिछले पेज पर। हमारा अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपने डायग्राम को इस तरीके से यहाँ इंसर्ट करेंगे ताकि अपनी इक्वेशन को कुछ इस तरीके का बनाएंगे ताकि इसके सारे पैरामीटर जो है वो इसमें आ जाने चाहिए, राइट। सो ये हमारा डायग्राम एंड आई वुड लाइक टू add this diagram here for your convenience. So see here, अब हम देखते हैं, हम we know that थोड़ा चेंज करना है ताकि वॉल्यूम और डेंसिटी जो है इसमें आ जाने चाहिए। we know that जो डेंसिटी होती है ना वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपके इस फार्मूला में मास इन्वॉल्व है, तो आप लिख सकते हैं मास जो होगा वो वॉल्यूम इंटू रो हो जाएगा। अब जो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एरिया को जब आप हाइट से गुणा करते हैं तो वॉल्यूम बन जाता है। तो मास और आगे कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, ए एच रो हो जाएगा। अब आप इसको उठाइए और आप यहाँ रख दीजिए। सो आपके पास हो जाएगा एक्सप्रेशन P2 माइनस P1 इंटू ए इज इक्वल टू ए एच रो जी हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, सो अब आप देखें कि यहाँ a जो है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है P2 माइनस P1 के साथ। यहाँ सारे साइन मल्टीप्लिकेशन के हैं, डायरेक्ट कैंसिलेशन इज पॉसिबल। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचता है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच रो जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 6, राइट। अब हम इसमें क्या कंसिडर करते हैं कि जो प्रेशर एट फेस 1, ये जो प्रेशर है ये टॉप सरफेस के ऊपर है, इसको हम P1 को इक्विवेलेंट टू हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं। P1 जो है इसको एटमॉस्फेयर का प्रेशर ऑन द फर्स्ट फेस ये मान लेंगे, और ये जो P2 है द प्रेशर ऑन दिस फेस, इस फेस पर जो प्रेशर P2 है ये कोई प्रेशर P है जिसको आप मापना चाहते हैं, गॉज प्रेशर है जिसको आप मेजर करना चाहते हैं। सो हम यहाँ लिख देते हैं इफ़ P1 इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड P2 इज इक्वल टू P, ये क्या है, ये गॉज प्रेशर है। ये जो नापा हुआ है आपने, जो नापना है अपना डेप्थ के साथ, ये प्रेशर की वो वैल्यू है। तो आप इन दोनों को यहाँ फिट कर दीजिए। P2 की जगह हम P लिख सकते हैं, P1 की जगह हमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर पानी के ऊपर कितना है या फ्लूइड के ऊपर कितना वो लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू एच रो जी। अब आपने P, ये हुआ गॉज प्रेशर जो आपने नापना है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू आपको हमेशा पता होती है और ये है एच रो जी। तो इसमें मज़ेदार बात है, आप देखिए जब अपने प्रेशर नापना होता है तो जी का जो वैल्यू है वो तो आपको पता है रहता है, वो तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एक कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होगा। एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा 1013 × 10⁵ पास्कल। तो जो प्रेशर जो है उतना बढ़ता चला जाएगा जितनी हाइट बढ़ती चली जाएगी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, आई कैन राइट नाउ, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर गॉज प्रेशर। This is the expression for गॉज प्रेशर। ये है जो आप प्रेशर आप डेप्थ के साथ नापते हैं। गॉज का मतलब होता है नापना। जैसे आप फ्लूइड के अंदर चलते चले जाएंगे तो उसके प्रेशर में जो चेंज आएगा उसको आप इस फार्मूला के साथ नाप सकते हैं।
अब आपने जो फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं वो तो सीख लिया, और वो कितना सिंपल है ये भी सीख लिया। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके साथ करते हैं कि आपने इस कॉन्सेप्ट को लगाना कैसे है। सो फॉर दैट सेक यू हैव टू गो विद मी टू द नेक्स्ट पेज। और राइट, सो हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 10.2 ऑफ NCERT। आपको कहा गया कि बट इज़ द प्रेशर ऑन द स्विमर। एक स्विमर है जो तैर रहा है पानी के बीच में, नॉट ऑन द सरफेस, बिलो द सरफेस ऑफ द लेक। आप बताएं कि 10 मीटर यदि एक तैराक जो है वो पानी के अंदर चला जाता है तो उसके ऊपर प्रेशर कितना लगेगा, आप उसको नापना है आपने। तो हम जानते हैं पहले हम लिख लेते हैं, नॉन पैरामीटर हमें पहले लिखने होते हैं। तो हम हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये है जी 10 मीटर। ओके, बाकी जो है वो कॉन्स्टेंट्स ही है। सो एटमॉस्फेयर प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.01 1.013 क्रॉस 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको पास्कल लिख सकते हैं। तो और पानी में है तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी हमारे के लिए नोन ही आप मान सकते हैं कि यदि आप 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट का एक कंटेनर बनाते हैं तो उसमें यदि आप पानी भरते हैं तो वो 1000 किलोग्राम होता है। ये डेंसिटी का मतलब हो गया। ओके, सो अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन आपने निकालना है, इट्स सो इजी। जो फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया कि प्रेशर किसी भी पॉइंट पर आपने फ्लूइड में निकालना हो तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लिख दीजिए और उसमें h ρg को जोड़ दीजिए। राइट, सो बाकी चीज़ें तो बदलेंगी नहीं, सिर्फ हाइट के साथ सब गड़बड़ होती है। तो प्रेशर एट डिज़ायर्ड पॉइंट, तो PA आपके पास आ जाएगा 1.01 क्रॉस 10⁵ पास्कल पास्कल, और ये आ जाएगा हाइट दी हुई है प्लस 10 मीटर, SI यूनिट्स है, और डेंसिटी जो है वो 10⁵, ये भी SI यूनिट्स में है, और ग्रेविटी ये भी SI यूनिट्स में है, इसलिए यहाँ भी पास्कल ही आएगा। सो प्रेशर हुआ 1.01 क्रॉस 10⁵ प्लस ये आ जाएगा 10⁵, और ये दोनों पास्कल में पास्कल जुड़ेगा तो पास्कल ही आएगा। अब आप यहाँ लिखिए, आपके पास आ जाएगा 1.01 + 1, क्योंकि यहाँ से आपने 10⁵ को जो कॉमन निकाल लिया और इतने पास्कल प्रेशर आ जाएगा। सो प्रेशर 10 मीटर के ऊपर जाकर जो स्विमर फील करेगा दैट इज़ 2.01 क्रॉस 10⁵ पास्कल, और आप जानते हैं कि 10⁵ पास्कल जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो प्रेशर होगा वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जो सरफेस के ऊपर है वो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एक स्विमर 10 मीटर नीचे चला जाता है, 10 मीटर जब वो नीचे चला जाता है तो उसका प्रेशर डबल हो जाता है। दिस मीन्स द प्रेशर विल इंक्रीज 100%। हम ये कह सकते हैं दिस इज ए 100% increase in pressure, increase in pressure from the surface level। सो सरफेस लेवल से प्रेशर है ना, देखिए 10 मीटर पर जाने के बाद वो डबल हो गया है। तो यदि आपको परसेंटेज निकालना हो कितना परसेंट चेंज हुआ तो आप निकाल सकते हैं 2 - 1/1। तो 1/1 क्रॉस 100% इज 100%। राइट, सो ऐसे हम लिख सकते हैं एट ए डेप्थ ऑफ 1 किलोमीटर। यदि हम सोचें कि यदि हम 1 किलोमीटर इस तरीके से नीचे चला जाता है तो एट ए डेप्थ ऑफ 1 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर को यदि आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। द increase in pressure is, तो ये हो जाएगा 100 एटमॉस्फेरिक। क्यों? क्योंकि हर 10 किलोमीटर के बाद जो है वो डबल हो जाता है, तो 1000 किलोमीटर के बाद वो 100 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। तो सबमरीन जो है दे आर डिज़ाइन टू विदस्टैंड सच एनर्वस प्रेशर। तो उसमें जब सबमरीन डिज़ाइन किए जाते हैं तो जो सबमरीन में जाने वाले जो डाइवर हैं
वो इस तरह प्रेशर जो है वो झेल सकें, तो इस हिसाब से जो है वो योजना बनाई जाती है. So this is all about the concept of gauge pressure as well as the numerical problem based on the gauge pressure. I hope that you have enjoyed this concept. Thank you.